हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं रोहित आरब, आपका गुरु, आपका दोस्त, आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ ही सकते हो, ऐसा कोई इशू इसमें है ही नहीं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 कमरे और एक बरामदा है। एक ऐसा घर है जिसमें 3 कमरे हैं और एक बरामदा है। उस घर में वायरिंग करने वाले हैं। क्या है? एक ऐसा घर है जिसमें 3 कमरे हैं, एक बरामदा है। कितने? 3 कमरे और एक बरामदा है। उस घर में हम लोग वायरिंग करने वाले हैं जिसमें 3 कमरे और एक बरामदा है। ओके गाइस, चलिए गाइस, इंटरनल वायरिंग की काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि सर इंटरनल वायरिंग कराइए, इंटरनल वायरिंग कराइए। इसीलिए मैं आज इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। और आने वाले टाइम में कम से कम और 4-5 वीडियो इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन की ही आएंगी। उसके बाद मैं पावर वायरिंग की तरफ मूव कर जाऊँगा। ओके गाइज, चलिए फिर शुरू करते हैं गाइज। पहले इस टॉपिक की आपको मैं इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से समझ सकते हैं कि EEE फर्स्ट में ये टॉपिक 20 नंबर का आता है और सेकंड में ये टॉपिक 30 नंबर का आता है। ये 50 में से 20 नंबर मायने रखते हैं और यहाँ 100 में से 30 नंबर मायने रखते हैं। ठीक है नहीं? तो ऐसा नहीं कि केवल EEE फर्स्ट के लिए, EEE फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और हो सके तो कुछ सीखने की कोशिश करो यार। एग्ज़ाम में जाके तो लिखना पड़ता है ना। एग्ज़ाम में जाके हम लोग खाली नहीं बैठ सकते। एग्ज़ाम में आप जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करो कि सीख लो, इसी में भलाई है। ओके गाइज, आपका कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी बचे इस क्वेश्चन को समझने के बाद, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। या आपको नोट्स चाहिए हो या PDF फॉर्मेट में चाहिए हो ये क्वेश्चन, या वॉट एवर आपको कुछ भी चाहिए हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है polytechnicstudy2019@gmail.com। ओके गाइज, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर है 8958617732। ये व्हाट्सएप है। सेकेंड ईयर का ग्रुप अलग है, थर्ड ईयर का ग्रुप अलग है। मैं ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना यार। दूसरे लोगों से शेयर करके जाना जिनको इसकी ज़रूरत है। देखिए, मैंने चाहता कि आप हर किसी को शेयर करो, लेकिन जिस इंसान को इसकी ज़रूरत है मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम उससे तो शेयर कर दो, ताकि जैसे आपने फ़ायदा लिया है वैसे ही वो भी फ़ायदा ले सके। ठीक है नहीं? तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ना सही, कम से कम जिसको उसकी ज़रूरत है उससे तो शेयर कर ही दो। ठीक है गाइस, चलिए। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3 कमरे और एक बरामदे में वायरिंग करने वाले हैं। ये गाइस क्वेश्चन है आपका, लिखा है इतना बड़ा बड़ा, पढ़ सकते हैं कि नीचे 8 मीटर, ऊपर देखो, नीचे 8 मीटर 6 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी कि 8 मीटर लंबाई हो गई, 6 मीटर चौड़ाई हो गई और 3 मीटर की उसकी छत की ऊंचाई हो गई। यह ऐसा घर है जिसकी 8 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर की छत की ऊंचाई है। एक ऐसे घर का ना प्लान दिया गया है नीचे। प्लान का मतलब रहता है उसका नक्शा, उसका मतलब उसकी टॉप व्यू दिया गया है नीचे। प्लान यानी कि उसका टॉप व्यू दिया गया है नीचे। ओके गाइस, चलिए आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसमें कोई अलग नहीं है। ये किसी के भी घर का नक्शा हो सकता है, आपके घर का नक्शा हो सकता है। जिसके घर में 3 कमरे एक बरामदा है, बहुत से ऐसे घर होंगे जो इस तरीके से बनाए गए होंगे, सेम ऐसी है ना। गाँव में मोस्टली घर ऐसे बनाए जाते हैं, कमरा बरामदा फिर आगे को आंगन छोड़ दिया जाता है खाली। तो ये नक्शा है। आप अगर धीरे धीरे चेक करेंगे तो ये बेडरूम 1, बेडरूम 2, ये बरामदा और ये ड्राइंग रूम। ये हो गए 3 कमरे और ये हो गया एक
बरामदा। ठीक है गाइस, 1 2 3 रूम और एक ये बरामदा। चलिए अब अगर देखें हम तो लिखा है बेडरूम 4x3। क्या लिखा है? 4x3। तो गाइज ये डिस्टेंस तो हो गई 4 और ये डिस्टेंस हो गई 3। ठीक है भाई, और इसकी ऊंचाई वो तो पूरे घर की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है छत की ऊंचाई। समझ के चलना चीज़ों को। लिखा है कि 4x3 मीटर स्क्वायर। देखिए अगर ऐसा कोई नक्शा आपके एग्जाम में आता है बना हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बना हुआ ना भी आए तो आप बनाने में भी जरा सी दिक्कत मत लेना, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं होता है बनाना, बहुत ही आसान होता है बनाना। आप अपने घर का नक्शा आप शुरुआत कर सकते हैं अपने घर के नक्शे से। आप आज ही अभी शुरुआत करें इस क्वेश्चन को देखने के बाद। पहले आप अपने घर का नक्शा बनाइएगा। जैसे आपके घर में 4 कमरे हैं या 3 या 2 या 1 या 5 10 जितने भी वट एवर आपके घर में जितने भी कमरे हैं, आप पहले उसका नक्शा बनाइएगा। फिर उस घर का नक्शा बनाने के बाद आप उसमें वायरिंग करने का ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना मज़ा आएगा, और आप इसी खेल खेल में वायरिंग भी सीख जाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक होता है यार, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, चलिए तो ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। अब सेम कहानी अगले वाले रूम की है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब लिखा है बरामदे में 5/3। लिखा है 5/3 यानी कि 5 ऐसे और 3 ऐसे, यानी कि ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया, ये 5 ऐसे और 3 ऐसे। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ड्राइंग रूम बचा है गाइज, ये 4 और ये 4 पूरा 8 हो गया था, 5 ये हो गया। पहले तो लिखा भी है इसमें 3/3 अगर ये लिखा भी नहीं होता तब भी हम पता लगा सकते थे, क्योंकि ये पूरा 8 थी लाइन, ये लाइन पूरी 8 थी, 5 खत्म हो गया, ये 3 बचा और ये भी 3 बचा। कितना हो गया? 3/3। ठीक है गाइज, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो बेडरूम 1, बेडरूम 2, बरामदा, ड्राइंग रूम। अब ये लिखा है नीचे, अगर आप देखो तो ओपन ओपन, मतलब ये जो बरामदा होगा वो यहाँ से खुला हुआ होगा, यहाँ से खुला हुआ होगा, मतलब होंगे दरवाजे बड़े बड़े, है ना। तो ये बरामदा यहाँ से इनसाइड से खुला हुआ है। ओपन लिखने का मतलब ये रहता है कि आपको जो है इस तरफ कोई भी बल्ब नहीं लगाना। जहाँ ओपन लिखा है, ओपन का मतलब रहता है कि आप उस तरफ कोई भी बल्ब या कोई भी ट्यूबलाइट मत लगाइए, क्योंकि उस तरफ से तो पहले से ही ओपन है, तो वहाँ तो रोशनी आ सकती है अदर सोर्सेज की, इसलिए वहाँ पे आप कभी भी ट्यूबलाइट या बल्ब मत लगाइए जहाँ से कोई कमरा या कोई बरामदा या कोई हॉल ओपन हो। ठीक है गाइस, चलिए अब हमें ये जरूर पता करना होता है कि हम अपना मेन स्विच कहाँ लगाएंगे, यानी कि डीबी कहाँ लगाएंगे। वैसे तो मोस्टली हम हमेशा डीबी बरामदे में लगाते हैं घर के शुरू में, लेकिन अफसोस के इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मेन सप्लाई जो है वो ड्राइंग रूम में है, दरवाजे के बिल्कुल पीछे। मेन सप्लाई जो है वो ड्राइंग रूम में है, इधर देखो, और दरवाजे के जस्ट पीछे है, दरवाजे के जस्ट पीछे मेन सप्लाई है ड्राइंग रूम में, यहाँ पे। तो यहीं से हमको सारे के सारे कनेक्शन बांटने पड़ेंगे। जैसे इसमें अगर कुछ लगाना तो यहीं से ऐसे दे देंगे सप्लाई, फिर यहीं से इसको दे देंगे, फिर यहीं से इसको दे देंगे, फिर यहीं से इसको दे देंगे, ऐसे करना है। ठीक है नहीं, ऐसे करके हमको सप्लाई यहाँ पे बांटनी पड़ेगी सब में। आई होप कि आप क्वेश्चन मेरा समझ गए होंगे, और मेरी बात आप जरूर मानना। अभी इस क्वेश्चन को पूरा समझने के बाद वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। एक भी सेकंड स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाओगे। उसके बाद जब ये वीडियो आपको समझ में आ जाए ना, तो आप मेरे कहने से काम ट्राई कर लेना, अभी जाके अपने घर का नक्शा बनाना, है ना। और फिर आप जब अपने घर का नक्शा बना लोगे तो उसमें वायरिंग करने का ट्राई करना, देखना कितना मजा आएगा और आप कितने अच्छे से वायरिंग करना सीख जाओगे। क्योंकि जो चीज़ आप देख सकते हो उसको समझना और दूसरे को समझाना बहुत आसान रहता है। ठीक है नहीं, चलिए अब नक्शा तो बन गया, लेकिन कौन से कमरे में क्या क्या लगना है वो नहीं, वो टेबल आगे दी गई होगी, है ना। ये देखिए, ये दिया गया टेबल के निम्नलिखित पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस घर में कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग इंस्टॉलेशन में आने वाली कुल लागत बताओ। इसमें कंड्यूट वायरिंग करनी है और दीवारों के अंदर करनी है, और उसमें जो भी खर्च आएगा, जो कॉस्टिंग होगी उसकी, वो आपको बताना है। ठीक है गाइस, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पा रहे होगे। अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा है, और क्वेश्चन को गाइस इतना बड़ा क्वेश्चन है
कि इसको एक ही पार्ट में कराना तो मुश्किल होगा, तो हमेशा की तरह मैं इसको आज वायरिंग प्लान प्रिपेयर करा दूंगा और कल तक इसका वीडियो सिंगल लाइन डायग्राम का भी डाल दिया जाएगा। तो आज इसका मैं वायरिंग प्लान प्रिपेयर करा दूंगा, इसका वीडियो फिर कल तक सिंगल लाइन डायग्राम का भी डाल दिया जाएगा। गाइस इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीक़ों से कराने वाला हूँ। एक तो आपको मैं इस क्वेश्चन को वैसे भी कराऊंगा सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू। दूसरा गाइस मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना सिंगल लाइन डायग्राम के कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना नहीं भी आता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको भी सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में थोड़े इशू हो रहे हैं, है ना, तो उन्हीं के लिए ये वाला नहीं, इससे अगला वाला जो वीडियो आएगा इसमें तो फिलहाल वायरिंग प्लान बता रहा हूँ मैं बस, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो वायरिंग प्लान ही करना है। लेकिन इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम से सिखाऊंगा। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इसी क्वेश्चन को बिना सिंगल लाइन डायग्राम कैसे करें उसको सिखाऊंगा। ओके गाइस, आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बहुत मज़ा आएगा यार, पता है जिन लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है ना, उनके लिए तो अब 1-2 दिन बिल्कुल 8-10 दिन जुड़ जाओ, 8-10 दिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चैनल। डेली डेली इंटरनल वायरिंग की वीडियो मिलेंगी और बिना सिंगल लाइन डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाया जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब लोकेशन बरामदे में देखो, एक बल्ब लगा है, कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी, एक फैन लगा है और एक लगा है 5 एम्पियर का सॉकेट। ये बरामदे में लगाने हैं हमको, ठीक है। ड्राइंग रूम की बात करें, एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है, एक पंखा लगाना है, एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है और एक बड़ा वाला सॉकेट लगाना है। बड़ा वाला नहीं होता जिसमें मोटे मोटे प्लग लगाते हैं हम, जैसे इन्वर्टर का प्लग, वैसे वैसे जो होते हैं, इसको बोलते हैं हम 15 एम्पियर का सॉकेट। उसके बाद रूम 1 में एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक पंखा, एक 5 एम्पियर का सॉकेट और 15 एम्पियर का कोई सॉकेट नहीं। रूम 2 में एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक पंखा, एक 5 एम्पियर का सॉकेट और एक 15 एम्पियर का सॉकेट। तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिस्ट हाजिर है। आपको इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वायरिंग करके दिखानी है आपके दिए गए प्लान में जो पीछे दिया गया था। और जैसे आपका वायरिंग प्लान प्रिपेयर हो जाएगा और आप अच्छे से लगाना सीख जाएंगे गाइस, वैसे ही आपका आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंगल लाइन डायग्राम के वीडियो के लिए कल तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि सुबह तक। और ये मेरी गारंटी है मेरे बच्चे कि सिंगल लाइन डायग्राम का वीडियो मैं सुबह को डालूंगा और फिर विदाउट सिंगल लाइन डायग्राम दोपहर को डाल दूंगा। यानी कि आप सिंगल लाइन डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या आप बिना सिंगल लाइन डायग्राम के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में अगर आपसे वो पूछे स्पेशली कि आप अपने क्वेश्चन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ, अगर वो एग्जाम में आपसे पूछे कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ, तब तो खैर आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा ज़रूर, तब आप नहीं बच सकते उससे कि आप सिंगल लाइन डायग्राम ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर एग्जाम में वो आपसे नहीं पूछता है कि क्या आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, तो आपके पास चॉइस रहती है। देखिए कुछ बच्चों को ना सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो आने वाले हैं 2-4 दिन में, 8 दिन में, 8 दिन के अंदर लगातार, कि आप बिना सिंगल लाइन डायग्राम के भी वायर और कंड्यूट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से मैं आपको करके दिखा सकता। ओके गाइस, शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको उसके स्टेप बता देता हूँ। मैंने आज लिखे नहीं है इसलिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ही होता था स्टेप बताने के चक्कर में, लिखे नहीं है, लेकिन मैं मुंह से समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम किसी भी एस्टिमेशन के क्वेश्चन में अजप्शन को मानते हैं। अजप्शन वो स्टेप रहता है जिसमें हम कुछ चीज़ें जो हमारे क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरी होती हैं लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं गई होती, उन चीज़ों को हम खुद से मान लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो सके। समझ में आई बात? मतलब वो चीज़ें जो हमारे क्वेश्चन को इजी बनाएंगी लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं गई, तो उन चीज़ों को हम खुद से ही मान लेंगे और हम क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करें। ओके गाइस, चलिए उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये आते रहेंगे, आपको मैं दिखाता रहूँगा, है ना। अजप्शन में
सबसे पहले हम एजम्पशन मानते हैं कि दीवार कितनी मोटी है। देखिए इंटरनल वायरिंग में हमें कई जगह दीवार पार करनी पड़ती है। है कि नहीं? कि इंटरनल वायरिंग में हमें, जैसे मान लीजिए एक कमरे से, एक ये कमरे की दीवार है, अब यहाँ से हम इधर को एंट्री मार रहे हैं, इसको पार करना पड़ेगा ना। तो जितनी इसकी मोटाई होगी वहाँ भी नली लगानी पड़ेगी। अब देखिए प्लान में तो जो दीवार की मोटाई दे नहीं गई, प्लान में तो बिल्कुल एक केवल एक लाइन खींच दी है। अब इसमें कैसे पता लगेगा कि कितनी मोटाई है कितनी नहीं है? इसलिए हमको खुद को मानना पड़ता है कि कितनी मोटी है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो 20 सेंटीमीटर मान लीजिए उसको, या फिर उसको 25 सेंटीमीटर मान लीजिए। गाइज मेरा सजेशन है कि आप इसको केवल हमेशा 25 सेंटीमीटर ही मानेंगे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहला माना है हमने कि दीवार 25 सेंटीमीटर मोटी है। दूसरा है गाइज कि पावर सर्किट के लिए अलग कंड्यूट का यूज़ किया गया है। गाइज आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है यार, और इसमें मैं इतनी सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किया है, इसीलिए आपको मैं इसमें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ। इतना ज़्यादा कुछ है कि आप, मुझे लगता नहीं कि अगर आप ये वीडियो इंटरनल वायरिंग का देखेंगे और इस क्वेश्चन के पूरा, मतलब ये क्वेश्चन जब तक ख़त्म नहीं होता, जैसे एक वीडियो ये, एक इसके बाद का 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो जब तक ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक आप इसको नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि अगर आप इसको पूरा देख लें उसके बाद आपको इंटरनल वायरिंग समझ में ना आए। तो पहला हमने दीवार मान ली कि दीवार 25 सेंटीमीटर मोटी है। फिर हमने पावर सर्किट के लिए अलग से कंड्यूट का यूज़ किया। क्या किया है? पावर सर्किट के लिए हमने अलग से कंड्यूट का यूज़ किया है। क्योंकि क्या रहता है कि दो चॉइस है हमारे पास। मैं पहले भी, ये अक्सर बहुत सारे बच्चों का मेरे से क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको स्पेशली लेके आया हूँ। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन था, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर पावर सर्किट में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने बताया नहीं, पूरा क्लियर नहीं किया है। लेकिन मेरे बच्चे, हमारे पास दो चॉइस है। हम चाहें तो पावर सॉकेट के वायर को उन्हीं कंड्यूट में से ले जा सकते हैं जिनमें से हम लाइट फैन वाले वायर लेके गए। पहली बात तो ये कि पावर सॉकेट के वायर को हम उन्हीं कंड्यूट में से ले जा सकते हैं जहाँ पे हम लाइट फैन वाले वायर लेके गए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम एक नई कंड्यूट का यूज़ कर सकते हैं पावर सॉकेट के लिए। क्योंकि देखो रहता क्या है कि पावर सॉकेट जो लगाए जाते हैं वो नीचे, जैसे मान लीजिए ये कमरा है हमारा, इस कमरे में उस कोने में जो दीवार है, कोने कोने के पास में लगे होते हैं पावर सॉकेट। जैसे दीवार के कोने पे ऐसे करके थोड़ा ऊपर जाएंगे, आधा मीटर ऊपर लगे होंगे, और दीवार से आधा मीटर छोड़ के लगे होंगे, ऐसा लगता है। यानी कि जो सॉकेट लगते हैं वो फर्श से आधा मीटर ऊपर लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉकेट को हमेशा पावर डिवाइस को ही ऑपरेट करना पड़ेगा, किसी और को तो सॉकेट 15 एम्पीयर का सॉकेट किसी और को तो ऑपरेट करेगा नहीं। पावर डिवाइस कौन सी? जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे इन्वर्टर, है ना, ये सब पावर डिवाइस है। तो इनको तो इतना ऊपर तो रखा नहीं जाने वाला है, आप सर के ऊपर रख रहे हो, इनको तो नीचे ही रखा जाएगा जितना हो सके फ्लोर के आसपास ही। इसलिए पावर सॉकेट नीचे लगाया जाता है ताकि पावर डिवाइस को ऑपरेट कराने में आसानी हो सके। ओके गाइस, चलिए। तो पावर सॉकेट के लिए हम हमेशा यही, आप ये रूल अभी तक आपने जो भी पढ़ा हो मुझे नहीं पता, चाहे आपने मेरी वीडियो से पढ़ा है चाहे आपने कहीं से पढ़ा है, आप बस इस बात को मेरी मान लीजिए कि पावर सॉकेट के लिए अलग से कंड्यूट यूज़ करिएगा हो सके, क्योंकि बहुत आसान रहता है। और पावर सॉकेट हमेशा इस तरीके से लगाने की कोशिश करो कि सर्किट उसका ईजी बने। अभी देखना मैंने कितने मज़े से लगाया, आप देखेंगे थोड़ी देर, ठीक है नहीं। अब हमने आगे लिखा कि मेन स्विच व डीबी बरामदे में नहीं लगा है। मेन स्विच व डीबी जो लगे हैं वो बैठक ड्राइंग रूम में लगा है। ड्राइंग रूम में, क्योंकि हमको कहा गया था इसमें क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया होता तो हम बरामदे में लगाते, लेकिन यहाँ जो लगाए हैं कहा दिया कि ड्राइंग रूम में पावर है तो ड्राइंग रूम में ही डीबी और मेन स्विच लगाना पड़ेगा। अगला है कि वायरिंग में 1.5 mm एल्यूमिनियम 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल का यूज़ किया गया है। देखिएगा इस इंटरनल वायरिंग में जब भी आप लाइट फैन सर्किट की बात करेंगे तो अगर एल्यूमिनियम का यूज़ करना है तो आपको यही वाला यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कॉपर का यूज़ करना है तो आप 1 mm स्क्वायर कॉपर का
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, 1 mm स्क्वायर कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एल्यूमिनियम यूज़ करना है तो आपको 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम ही यूज़ करना पड़ेगा लाइट फैन में। पावर सॉकेट के लिए आप 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज़ करें। आज अजप्शन क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, है ना। गाइस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा यार, आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखो पूरा क्वेश्चन। सच में आपको इतना ज़्यादा मज़े से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मज़े मज़े में आपका सारा क्वेश्चन निपट जाएगा। और सबसे मज़े की बात तो ये यार मेरे दोस्त की मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक काम करो बस, पहले ही पूरा वीडियो देखो, फिर अपने घर का नक्शा बनाकर उसमें वायरिंग करो। बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को सीखने का। टोटल लाइट फैन पॉइंट्स, दूसरा स्टेप रहता है हमारे पास, हम लोड को कैलकुलेट करते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोड को कैलकुलेट करते हैं। पहले स्टेप में हमने एजप्शन मान लिए, जो स्टेप मैं आपको बता के चल रहा हूँ आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं अपने सारे क्वेश्चंस में। आपको ज़्यादा भी होशियारी नहीं दिखानी है, इतनी सी भी होशियारी नहीं दिखानी है आपको, क्योंकि आप ये होशियारी दिखा दिखा के आप कन्फ्यूज होते हो। अरे यार सबसे बड़ी गलती आपकी ये कि आप वीडियो को काट काट के देखते हो। आप तो वीडियो को पूरा देखो, और ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपको तब भी समझ में आए तो मुझसे कह देना। आप और अपनी होशियारी मत दिखाओ, जितना मैं कह रहा हूँ केवल उतना करो। अरे अगर आप यहाँ देखने आए हो तो मुझ पर भरोसा करो यार, सच में मैं आपको बहुत आसान चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो जो स्टेप मैं फॉलो कराता हूँ आप वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप अजप्शन मानने का, दूसरा स्टेप लोड कैलकुलेट करने का। लाइट फैन पॉइंट हमारे पास अगर हम काउंट करेंगे तो 15 हैं। कितने हैं? 15 लाइट फैन और 5 एम्पियर के सॉकेट वाले 15 पॉइंट हैं। और पावर सॉकेट जो है वो 2 हैं, है ना। तो टोटल पॉइंट हो गए 17। अब इनका लोड निकाल लेते हैं। जब इनका लोड निकाला गया तो गाइस 4 बल्ब हैं टोटल, 4 बल्ब हैं टोटल, और एक बल्ब की पावर को 60 वाट कंसीडर किया जाता है बुक में। तो 4 की और 60 की मल्टीप्लाई की तो हो गया 240 वाट। ठीक है, अब 3 ट्यूबलाइट हैं टोटल पूरे घर में, 40 वाट की पावर होती है एक ट्यूबलाइट की, मल्टीप्लाई किया तो 120 वाट हो गया, है ना। चलिए, 4 पंखे लगे हैं पूरे घर में, 4, एक बरामदा था हर घर का, हर कमरे में एक पंखा लगा है, हॉल में भी एक पंखा लगा है। एक पंखे की पावर होती है 60 वाट, मल्टीप्लाई किया तो 240 वाट हो गया। अरे यार ये तो आपको आता ही है, खैर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपको अगर आता है तब भी आप स्किप मत किया करो, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप करना चाहो इस लोड वाले स्टेप को, कोई ऐसी बात स्किप हो गई जो आपको सुननी चाहिए थी, तब भी तो दिक्कत पड़ेगी ना। इसीलिए कभी भी स्किप मत किया करो, आप पूरा वीडियो देखो यार, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा आए ना आए लेकिन नंबर अच्छे आएंगे, ये मेरी गारंटी है। नंबर लाने ना अच्छे तो वीडियो मेरे बच्चे पूरे देखने पड़ेंगे। उसके बाद 4 सॉकेट हैं 5 एम्पियर वाले, और 5 एम्पियर के एक सॉकेट की पावर होती है 100 वाट, मल्टीप्लाई किया तो हो गया 400 वाट। अब 2 पावर सॉकेट हैं, इनकी एक सॉकेट की पावर होती है 1000 वाट, तो मल्टीप्लाई किया तो हो गया पावर 2000 वाट। अब टोटल लोड के लिए हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे सबको, और आ गया टोटल लोड। ठीक है नहीं गाइस, आप भी ऐसे ही करना जब अपने घर में वायरिंग करोगे तो। टोटल लोड आया हमारे पास, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद 3000 वाट। कितना आया? 3000 वाट। अब जब टोटल लोड निकल आया तो पहला स्टेप एजप्शन, दूसरा स्टेप टोटल लोड, तीसरे स्टेप में करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे सर्किट की। वही करने वाले हैं हम, देख लो आप। करंट ऑफ सर्किट 3000 वाट को सिंगल फेस के 230 वोल्ट से सब डिवाइड कर दिया तो करंट निकल आया। कितना आया करंट आप एक बार देख लीजिए जरा, 14.3 एम्पियर, 14.3 एम्पियर करंट आया है। कितना आया करंट? 14.3 एम्पियर, 14.3 एम्पियर करंट आया है। आपको यही स्टेप फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। अब जब 14
एम्पियर करंट आया है, तो रहता क्या है कि जो मेन स्विच पर डीवी रहते हैं वो आपके 5 एम्पियर का रहता है, या 15 एम्पियर का रहता है, या 30 एम्पियर का रहता है। यानी कि अगर 5 एम्पियर से कम करंट है तब तो 5 एम्पियर वाला यूज़ करेंगे, अगर 15 से कम करंट है 5 के बीच में है तो हम 15 वाला यूज़ करेंगे, 15 से ज़्यादा और 30 से कम तो हम 30 वाला, इस तरीके से यूज़ करते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो 15 से कम करंट है तो हम ये यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 15 एम्पियर वाला यूज़ करेंगे। वही मैंने लाइन नीचे लिख दी है कि अतः मेन स्विच व डीबी 15 एम्पियर 250 वोल्ट, 15 एम्पियर 250 वोल्ट के यूज़ हो। ठीक है गाइस। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे 230 लगाया, यहाँ पे 250 वोल्ट लिखा है। गाइस ये इनकी रेटिंग आती है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, लेकिन ये हमारा यूजुअल वोल्टेज है जो घर में आता है 230, इसलिए यहाँ पे 230 लिखा है और यहाँ पे 250 लिखा है, क्योंकि ये 250 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है गाइस। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइट फैन सर्किट्स। अब देखिए, अभी अगला स्टेप यही है। पहले स्टेप में हमने एजिप्शन माने, फिर हमने लोड कैलकुलेट किया, फिर हमने करंट कैलकुलेट किया। अब हम लाइट फैन सर्किट की कैलकुलेशन करेंगे और आपको भी यही काम करना है हमेशा इंटरनल वायरिंग के हर एक क्वेश्चन। लाइट फैन सर्किट की कैलकुलेशन के लिए कुछ रूल्स डिफाइंड है गाइस। इंटरनल वायरिंग रूल्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप देख लीजिए। देखिए इंटरनल वायरिंग का ये 7वां या 8वां वीडियो है, तो आप बिल्कुल ये अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से पढ़ो तो मेरे बच्चे आप इंटरनल वायरिंग का कुछ मत छोड़ना बस यार। इंटरनल वायरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। लाइट फैन सर्किट की जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए रूल्स ये डिफाइन कर लेते हैं कि एक लाइट फैन सर्किट में 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरा, एक लाइट फैन सर्किट का लोड 800 वाट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा हो गए तब भी सर्किट दूसरा बनाना पड़ेगा, अगर लोड 800 वाट से ज़्यादा हो गया तब भी सर्किट दूसरा बनाना पड़ेगा। ओके गाइस। अगर देखा जाए तो टोटल पॉइंट यहाँ पे हमारे पास लाइट फैन के 15 पॉइंट हैं, मैंने कैलकुलेट किए थे पीछे। कितने थे सर? 4 बल्ब थे, ट्यूबलाइट थी 7 हो गए, और 4 सॉकेट थे 11 हो गए, और 4 पंखे थे, हो गए पूरे 15। तो लाइट फैन सॉकेट के 15 पॉइंट हैं हमारे पास, वो 15 पॉइंट हैं टोटल। अब ये 15 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट से ज़्यादा है तो पॉइंट के हिसाब से तो 2 सर्किट बन रहे हैं। अब एक बार जरा लोड का भी चेक कर लेते हैं, कभी लोड में 3 ना बन जाए। लोड आया 1000 वाट और एक सर्किट में होना चाहिए 800 वाट, यानी कि 2 में 1600 वाट तक चल जाएगा। यानी कि पॉइंट के हिसाब से भी 2 सर्किट बन रहे हैं और लोड के हिसाब से भी 2 सर्किट बन रहे हैं। आप ध्यान से सुन के चलो, पॉइंट के हिसाब से भी 2 सर्किट बने और लोड के हिसाब से भी 2 सर्किट बने। समझ में आई? क्योंकि 10 से ज़्यादा पॉइंट 2 सर्किट, 800 वाट से ज़्यादा लोड 2 सर्किट। दूसरा और सबसे आसान तरीका मैं आपको एक और सिखाता हूँ करने का। आप इस 1000 वाट को 800 से भाग कर दो, जितना आए, जैसे 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 से ज़्यादा है 2 सर्किट है, 2 से ज़्यादा है 3 सर्किट है। ठीक है ना? ओके ओके। अतः लाइट फैन सर्किट 2 सर्किट बनेंगे। लाइट फैन के कितने सर्किट बनेंगे? 2 सर्किट बनेंगे। और ये 2 सर्किट कैसे कैसे हैं मैंने आपको वेल डिफाइंड कर दिया है। ओके गाइस। चलिए गाइस, अगर आप इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन को करने में परफेक्ट होना चाहते हैं तो ये जो स्टेप मैं फॉलो करा रहा हूँ, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और वीडियो को एक भी सेकंड की स्किप ना करें। देखिए वीडियो को अगर आप स्किप कर दोगे, आप चाहे कितने होशियार क्यों ना हो यार, कुछ ना कुछ आप मिस कर दोगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, मिस करने से बचो, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है यार, आपको एक एक स्टेप सीख के चलना है। बाकी आपका मन है भैया, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो अगर आप चाहते हो कि आप चीज़ों को अच्छे से समझो तो। ठीक है गाइस। चलिए, अब सर्किट हमने 2 बना लिए, वो तो कन्फर्म है।
मैं जरा एक बार ये चेक कर लेता हूँ, मतलब ये मैं खुद, ये जो मैं अब लिखा है इसका कोई रूल नहीं है, ये हमने खुद से माना है कि सर्किट नंबर 1 में हम किस किस को रख रहे हैं और सर्किट नंबर 2 में हम किस किस को रख रहे हैं। हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक तो रूम 1 रूम 2, 2 हो गया, एक ड्राइंग रूम, एक बरामदा। 4 चीज़ें हैं हमारे पास, क्या, बरामदा, ड्राइंग रूम, रूम 2 और रूम 1। 4 चीज़ों में से 4, इन्हीं इन्हीं 4 में से हमको ऐसे बांटना है, ये 2 एक सर्किट में और कोई सी 2 एक सर्किट में। तो आपको वही लिखा है मैंने, देखो जरा सर्किट में देखिए, हमको जो सप्लाई जो वायरिंग शुरू करनी है वो ड्राइंग रूम से शुरू करनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में हमको ड्राइंग रूम में मेन स्विच लगाया हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब कि सप्लाई वहीं से होगी। जब ड्राइंग रूम से सप्लाई छोड़ेंगे हम तो वायरिंग पहले ड्राइंग रूम की करेंगे, फिर उसके बाद सीधा निकल जाएंगे रूम 2 में, रूम 2 में, फिर इधर रूम 1 में, फिर इधर रूम बरामदे में। ठीक है गाइस, चलिए, तो वही मैंने लिखा है कि सर्किट नंबर 1 में हमने मान लिया है ड्राइंग रूम को। और गाइस ये जो रूम 1 लिखा है आप इसको रूम 2 कंसिडर करना, ठीक है जी, रूम 2, ये सामने वही माना है कि सर्किट नंबर 1 में ड्राइंग रूम और रूम 2 है, सेकंड रो में, और सर्किट नंबर 1 में है, और रूम 1 और बरामदा ये सर्किट नंबर 2 में है। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, अभी आपको समझ में आएगी चीज़। देखो आपको मैं वहीं ले चलता हूँ प्लान की तरफ, ठीक है नहीं। देखिए ये माना है हमने कि यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए 2 सर्किट बने, 2 सर्किट हम बनाते हैं क्यों? सर्किट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि डीबी से कितने वायर जाएंगे। 2 सर्किट बने तो डीबी से 4 वायर निकलेंगे। 2 वायर तो सर्किट नंबर 1 को सप्लाई देंगे और दूसरे वाले 2 वायर सर्किट नंबर 2 को सप्लाई देंगे। सर्किट नंबर 1 में कौन कौन है? ये और ये, यानी कि यहाँ से 2 वायर निकलेंगे, वो इसमें सब में सप्लाई देंगे और दूसरे वही 2 वायर फिर आगे जाके इस वाले रूम के स्विच बोर्ड को सप्लाई देंगे, ठीक है नहीं। और उसके बाद जो दूसरे 2 वायर हैं इनके लिए वो सीधा यहाँ जाएंगे, इसको सप्लाई देंगे, फिर यहाँ से पार होगा इसको सप्लाई देंगे, ऐसा होता है, ठीक है नहीं। तो ये सर्किट नंबर 1 हो गया और ये सर्किट नंबर 2 हो गया। समझ में आ गई बात? आपको भी हमेशा अपने एग्ज़ाम में अपनी आंसर शीट में सर्किट्स को क्लियर कर देना है ताकि एग्जामिनर आपके इम्प्रेस हो जाए और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दे। ठीक है गाइस, चलिए फाइनली हम अपने फाइनल स्टेप पर आ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, वायरिंग प्लान। और जैसे ही आप ये वायरिंग प्लान प्रिपेयर कर लेते हो, आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर सिंगल लाइन डायग्राम का वीडियो कल सुबह मिलेगा, यानी कि आने वाले दिन सुबह को, ठीक है, 8 बजे। कल सुबह 8 बजे तक आप इसके सिंगल लाइन डायग्राम का वीडियो देख सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके गाइस, चलिए देखिए गाइस, वायरिंग प्लान बनाना सबसे ज़रूरी स्टेप है, सिंगल लाइन डायग्राम के कंपेयर में कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही से वायरिंग प्लान नहीं बना पाओगे तो आप यकीन मानिए आप कभी भी सिंगल लाइन तो सही से बनाने से रहे, सिंगल लाइन डायग्राम का तो सही से बनाने का मतलब ही नहीं बनता। फिर अगर आपने वायरिंग प्लान को ईजी बनाया है तो बहुत आसानी से आप सारे काम कर जाएंगे। और मेरे बच्चे, ये काम हम खुद से कुछ नहीं करते, रूल्स आर रूल्स, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रूल्स। IER क्या है? IER, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। ये जो भी होता है वो सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बेस पर होता है। ओके गाइस, चलिए मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस द्वारा बनाए हुए वायरिंग प्लान से बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होंगे और बहुत अच्छे से चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ठीक है गाइस, सबसे पहले से शुरू करते हैं जहाँ से हमको सप्लाई ऑलरेडी दे रखी थी। यहाँ से सप्लाई ऑलरेडी दे रखी है, यानी कि ये, अच्छा आप इसको ना दीवार का बिल्कुल कोना मान के चलना, दीवार का बिल्कुल कोना कंसिडर करके चलना, बिल्कुल कॉर्नर, ठीक है नहीं। हाँ, अब दरवाजे के जस्ट बिल्कुल पीछे तो 1 मीटर का दरवाज़ा। अब रूल ये कहता है कि स्विच बोर्ड को जो लगाया जाता है वो दरवाजे से आधा मीटर बराबर में लगाया जाता है। कहाँ? दरवाजे से आधा मीटर बराबर में लगाया जाता है। लेफ्ट या राइट वो फर्क नहीं पड़ता, अगर दरवाज़ा लेफ्ट को बंद होता है तो राइट में लगा देंगे, राइट को बंद होता है तो लेफ्ट में लगा देंगे, ठीक है नहीं। तो
स्विच बोर्ड को जो लगाया जाता है वो दरवाजे से आधा मीटर बिल्कुल बराबर में लगाया जाता है। समझ में आई बात? गाइस वीडियो लंबा है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ दोगे नंबर भी तो लंबे मिलेंगे अगर वीडियो लंबा देखोगे तो। लंबे लंबे नंबर चाहिए, बड़े बड़े नंबर चाहिए तो वीडियो भैया पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो दरवाजे से आधा मीटर इधर को बराबर में को स्विच बोर्ड लगाया जाता है और ये रूल हर जगह अप्लाई होता है, हर एक, कोई कमरा हो, बरामदा हो, कहीं भी हो, हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। हमने इस मेन स्विच से डीबी और मेन स्विच दोनों एक ही जगह लगेगा, ये ध्यान रखना। आज आप और मैं हमेशा इसी प्रकार के डीबी और मेन स्विच यूज़ करेंगे जो एक ही जगह लगे होंगे। मतलब डीबी और मेन स्विच के बीच में आप दूरी मत बनाना, दोनों एक ही जगह लगे हैं। ठीक है, चलिए। अब मेन स्विच से हमने क्या किया कि 1 मीटर का दरवाज़ा पार किया, ये वाला 1 मीटर का दरवाज़ा पार किया। कलरफुल कर लेंगे इसको, चलो इसको कलरफुल कर लेते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आए। हमने ये 1 मीटर का दरवाज़ा पार किया, अभी भी नहीं दिख रहा है। ओके, ये देखते हैं इससे ट्राई करके। ये 1 मीटर का दरवाज़ा पार किया, यहाँ तक 1 मीटर का दरवाज़ा। उसके बाद आधा मीटर जगह छोड़ के हमने स्विच बोर्ड लगाया होगा, यानी कि इस मेन स्विच से, यानी कि डीबी से और स्विच बोर्ड की दूरी कितनी हो गई? वो हो गई हमारे पास 1.5। कैसे पता लगा? देखिए 1 मीटर का तो दरवाज़ा आपने क्रॉस किया है ना, 1 मीटर का दरवाज़ा क्रॉस किया और उसके बाद हम जो है आधा मीटर जगह छोड़ के स्विच बोर्ड लगाया। ठीक है गाइस। गाइस वायरिंग प्लान में क्या रहता है कि वायरिंग प्लान में आप केवल HR देख सकते हो, BR नहीं देख सकते। तो BR हमें खुद से समझना होता है। आप HR देख सकते हो और BR नहीं देख सकते, तो BR आपको खुद से समझना पड़ेगा। HR आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, लेकिन BR इसमें देखना ना थोड़ा इम्पॉसिबल सा रहता है ना, इसीलिए BR कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अब 1.5 मीटर का डिस्टेंस, 1.5 मीटर का डिस्टेंस चला और हम जो है अपने स्विच बोर्ड नंबर 1 पे आ गए। स्विच बोर्ड नंबर 1 पे। अब हमने स्विच बोर्ड नंबर 1 लगाया। पहले आप सुनो, समझ के चलो अच्छे से चीज़ को कि मैं बताने के जा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये एक कमरे की दीवार है, तो यहाँ हमने वो डीबी लगाया, डीबी लग गया। फिर हम गए HR पे, डीबी से निकाल के वायर लेके गए HR पे। फिर HR से 1.5 मीटर ऐसे चले, फिर हम वायर लेके आए नीचे को, फिर हमने स्विच बोर्ड लगाया। ये है पूरा प्रोसेस। ये नहीं कि हम सीधा यहाँ से, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से सीधा स्विच बोर्ड में घुस गए, नहीं। पहले हम डीबी से ऊपर गए HR पे, फिर HR से हम इधर को आए स्विच बोर्ड के ऊपर, फिर हम नीचे को आकर स्विच बोर्ड लगाए। ये प्रोसेस होता है लगाने का। अब हम वापस से स्विच बोर्ड से HR पे जाएंगे, फिर जो जो मटेरियल लगाने उनको सप्लाई दे देंगे और आगे वाले स्विच बोर्ड में वायर ले जाएंगे। ये है पूरा प्रोसेस, ऐसे आप समझ के चलो। ठीक है नहीं? जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 कमरे हैं, तो पहले वाले स्विच बोर्ड में 2 वायर आए होंगे, फिर वही वाले 2 वायर निकल के आगे वाले कमरे के स्विच बोर्ड में गए होंगे। ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए। तो स्विच बोर्ड नंबर 1 हमने लगा दिया। अब स्विच बोर्ड नंबर 1 लगाने के बाद अगर हमको याद हो, आपको याद हो, तो आप वो टेबल बना लिए हो। अगर याद, मुझे याद है वो टेबल पूरा। उस टेबल में क्या था कि ड्राइंग रूम में एक बल्ब लगना था, एक पंखा लगना था, एक ट्यूबलाइट लगनी थी और एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगना था और एक 15 एम्पियर का सॉकेट लगना था। 15 एम्पियर की बात बाद में करेंगे, पहले लाइट फैन की बात कर लेते हैं। तो क्या लगना था? बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा और एक 5 एम्पियर का सॉकेट। ठीक, लगाते हैं। देखिए बल्ब हमेशा लगेगा, आपका बल्ब जो लगेगा वो हमेशा लगेगा बिल्कुल कमरे के बीच में दीवार पर। और फर्श से कितने ऊपर लगेगा? फर्श से लगेगा 2.5 मीटर ऊपर। अब चूंकि इस क्वेश्चन में छत की ऊंचाई 3 मीटर है, छत की ऊंचाई 3 मीटर है इस क्वेश्चन में, और जो HR रहता है वो छत से आधा मीटर नीचे रहता है, यानी कि यहाँ पे HR कितना हो गया? यहाँ पे HR हो गया आपका 2.5 मीटर। यानी कि जो बल्ब लगेंगे इस पूरे घर में, जहाँ जहाँ भी बल्ब लगेंगे या ट्यूबलाइट लगेंगी, वो सब की सब कहाँ लगेंगी? वो लगेंगी HR पर।
कहाँ लगेंगी? HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रन, जो पट्टी जाती है इस तरीके से उस पर लगेंगी। ठीक है, समझ में आएगी बात? चलिए, इस जहाँ मैं हूँ इस कमरे में पूरा अच्छे से वही वायरिंग हो रखी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कैसे। जल्दी मैं एक ऐसे घर में आपको, अभी नहीं, लगभग 10 या 15 दिन बाद आपको एक घर में पूरा वायरिंग प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सेम इसी घर में जो ये नक्शा बना हुआ है। ठीक है नहीं? चलिए, स्विच बोर्ड नंबर 1 लगा। अब अगर देखा जाए तो ये 3x3 का कमरा था, 3 ऐसा था, 3 ऐसा था। जब 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 होगा, यानी कि जो बल्ब लगना है वो यहाँ से 1.5 मीटर पर लगना है, और ये 1.5 मीटर तो ऑलरेडी आ चुके हैं हम स्विच बोर्ड के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने जो है बल्ब स्विच बोर्ड के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा दिया HR। जैसे यहाँ पे लगाया स्विच बोर्ड, यहाँ पे लगाया स्विच बोर्ड, और यहाँ पे ये HR जा रही है, तो यहाँ से हमने स्विच बोर्ड के ऊपर गए HR पे और यहाँ बल्ब लगा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे की आपको चीज़ समझ में आई होगी, और आपको अभी भी चीज़ें अनक्लियर रह रही हैं तो आप धीरे धीरे वीडियो देखो, पॉज कर करके देखो, वापस से जाकर देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार कि आपको समझाऊंगा जरूर, है ना। और आपको जो भी डाउट है आप तुरंत मुझे ईमेल कर दिया करो, आपके पास नंबर है मेरा, फ़ोन कर दिया करो, मैं आपको तुरंत डाउट दूर करूँगा। ठीक है नहीं? तुरंत। और भी वीडियो आएंगी, केवल ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो कम से कम 4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इंटरनल वायरिंग के। तो धीरे धीरे सब डाउट दूर हो जाएंगे, मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ गाइस। इसीलिए आप अच्छे से ना वीडियो को पूरा देखो यार, बस समझ में आएगा गारंटी से। ठीक है, बल्ब लगा दिया हमने स्विच बोर्ड के ऊपर जाके HR पे। अब हमको पंखा लगाना है। अब हम HR पे तो बल्ब लगा दिया, हमने क्या किया कि हम HR से ऊपर गए, HR से ऊपर गए हम छत पे। HR से ऊपर छत पे गए, छत पे जाने के लिए फिर हम ऐसे आए 1.5 मीटर और पंखा लगा दिया। पहले 0.5 ऊपर गए छत पे, देखो ये HR है और ये छत, यहाँ पे हमको पंखा लगाना है। तो यहाँ से हम पहले 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे यहाँ पे, फिर 2 मीटर ऐसे करके आएंगे और फिर यहाँ पंखा लगाएंगे। 1.5 मीटर, आधा मीटर ऐसे और 1.5 मीटर ऐसे। 1.5 मीटर क्यों? क्योंकि ये पूरी 3 मीटर थी और पंखा लगेगा बिल्कुल आधे में, तो आधा मीटर ऐसे और 1.5 मीटर ऐसे यहाँ लगेगा पंखा। और टोटल दूरी यानी कि बल्ब जो था B1, जो था B1 उस वाले बल्ब से और आगे तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास कितनी? 2 मीटर। कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ठीक है नहीं? ऐसे है। तो ये बल्ब के बाद हमने यहाँ पे 2 मीटर पे पंखा लगा दिया। ठीक है, पंखा लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमको, अब देखिए ट्यूबलाइट और लगानी रह गई। आपके पास 2 चॉइस है, आप ट्यूबलाइट या तो इधर लगा सकते हैं या इधर या फिर इधर, 3 चॉइस है। आप इधर ना लगाएं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि लिखा है W, 3 मीटर के बराबर में देखो W लिखा है। W का मतलब है विंडो। जब वहाँ पहले से ही विंडो लगी है तो अब काय को बोला वो ट्यूबलाइट वहाँ पे घूस रहे हो? वहाँ पे तो पहले से विंडो है यार, विंडो है तो बस रोशनी आ सकती है, तो विंडो के ऊपर ट्यूबलाइट आप क्यों लगाएंगे? इसलिए हमने ट्यूबलाइट इस तरफ को लगाई है यहाँ पर। आप चाहो तो इस ट्यूबलाइट को बिना किसी दिक्कत, मेरी तरफ से पूरी छूट है, आप यहाँ लगा सकते हो। यहाँ ना लगाने का मेरा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक सुन लो कि दरवाजा है तो दरवाजे की रोशनी आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं वहाँ पे लगाई है। ठीक है नहीं? चलिए, अब हमने क्या किया कि पंखे से 1.5 मीटर ऐसे करके आए, 1.5 मीटर यहाँ तक आए ट्यूबलाइट तक। फिर कितना? क्योंकि ये पूरा 3 मीटर था, 1.5 मीटर ये, 1.5 मीटर ये, तो 1.5 मीटर ऐसे करके आए ट्यूबलाइट के लिए। फिर आधा मीटर नीचे को उतरे और वहाँ पे हमने ट्यूबलाइट के लिए सीलिंग रोज लगा दी। समझ में आई बात? पंखे से हम 1.5 मीटर ऐसे करके आए ट्यूबलाइट के लिए, फिर हम आधा मीटर नीचे को उतरे, फिर हमने वहाँ पे सीलिंग रोज यानी कि ट्यूबलाइट के लिए सीलिंग रोज हमने वहाँ पे लगा दी, और हमारी ड्राइंग रूम की वायरिंग तैयार हो चुकी है। लाइट फैन की, पावर वाली बाद में करूँगा, पहले सब में लाइट फैन की कर लेते हैं। ड्राइंग रूम की वायरिंग तैयार हो चुकी है, और कोई भी बिना किसी इशू के बहुत ही ज़्यादा आसान, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इतना आसान वायरिंग प्लान आपके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ यार मैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप हमारी मेहनत को सफल बनाओ। आपको बस एक काम करना है, पढ़ाई करनी है, केवल एक काम, बस वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि क्या है यार कि अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे एग्ज़ाम में और फिर आप मुझे बताएंगे कि सर मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए, असली खुशी वही है, बस उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। तो आप बस क्या करोगे कि आप वीडियो को पूरा देखो यार, बिना किसी स्वार्थ के, इतनी मेहनत, आप वीडियो को पूरा देखो। और हर किसी ज़रूरतमंद को, जो डिप्लोमा स्टूडेंट हो, हर एक के पास ये वीडियो होना चाहिए।
ठीक है नहीं। अब हमने क्या किया, हम स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 में घुस गए। कैसे घुसेंगे, वही स्विच बोर्ड 1 यहाँ लगा था, यहाँ से पहले ऊपर को जाएंगे ऐसे करके, फिर ऐसे जाएंगे, दीवार पार करेंगे, फिर नीचे को आएंगे, फिर स्विच बोर्ड में वायर दे देंगे। हमने क्या किया कि हम यहाँ से स्विच बोर्ड 1 से ऐसे करके स्विच बोर्ड 2 में जा चुके हैं। चलिए डिस्टेंस कितना चलना पड़ा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, HR का केवल देखिए 1.5 मीटर तो ये चलना पड़ा है, और 0.25 की दीवार पार करनी पड़ी। तो दीवार को मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ साथ साथ, फालतू का बात का ड्रामा नहीं कर रहे, ठीक है नहीं, बाद में ना इशू रहता, कन्फ्यूजन रहता है आपको भी। तो दीवार को यहीं पार कर रहा हूँ मैं, तो 1.5 तो ये, और 0.5 की दीवार, कितना हो गया 1.75। तो स्विच बोर्ड 1 से और स्विच बोर्ड 2 के बीच में हमें कितनी दूरी चलनी पड़ी है 4 में, 1.75। वायर कितने हैं, वायर हैं गाइस 2 वायर तो यहाँ से निकल के गए इसके लिए, और 2 वायर जो इसके जा रहे हैं वो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने वायर हैं, 4 वायर है। कितने वायर हैं, 4 वायर है। 4 कैसे, 2 तो वो जो स्विच बोर्ड 1 से निकल के स्विच बोर्ड 2 में गए हैं, और 2 वो जो DV से निकल के जा रहे हैं स्विच बोर्ड 3 और 4 के लिए। ये 2 तो वो जो स्विच बोर्ड 1 से निकल के स्विच बोर्ड 2 में गए, और 2 वो जो DV से निकल के जा रहे हैं स्विच बोर्ड 3 और 4 के लिए। तो ऐसे हो गए यहाँ पे हमारे पास 4 वायर स्विच बोर्ड 2 से पीछे। अब हमने स्विच बोर्ड 2 में सप्लाई दे दी और सॉकेट लगा दिया, सॉकेट हमने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखो बच्चे, अगर केवल एक ही सॉकेट है कमरे में, अगर कमरे में केवल एक ही सॉकेट लगा है तो आपको वो सॉकेट स्विच बोर्ड पर ही लगाना है। अगर 2 लगे तब भी आप स्विच बोर्ड पर ही लगा दें, 2 से ज़्यादा है तब आप कहीं और लगा दीजिए बेड के आसपास, ठीक है। ऐसा होता नहीं कभी भी, ठीक है। स्विच बोर्ड 2 लगा दिया, दरवाजे से आधा मीटर खिसक के, ऑलरेडी दरवाजे से आधा मीटर खिसके थे हम, दरवाजे से हम आधा मीटर खिसके और हमने स्विच बोर्ड 2 लगा दिया। अब क्या किया हमने, अब देखिए पूरा कमरा 4 मीटर की दीवार है ये वाली, तो हमको जो बल्ब लगाना पड़ेगा वो 2 मीटर पे लगाना पड़ेगा, और हम 1 मीटर का दरवाज़ा और आधा मीटर स्विच बोर्ड, 1.5 मीटर आ चुके हैं। अब हमने क्या किया कि 1.5 मीटर तो आ गए, हम बल्ब को लगाने के लिए 0.5 मीटर और चलिए, हमने बल्ब को लगाने के लिए 0.5 मीटर और चले इस तरीके से, और बल्ब लगा दिया है। अब बल्ब बिल्कुल बीच में है, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, क्योंकि ये 1 आधा और आधा हो गया पूरा 2 मीटर। देखो 1 मीटर, आधा मीटर और आधा मीटर हो गया पूरा 2 मीटर। तो अब बल्ब बिल्कुल बीच में है, बल्ब मतलब B2, B1 ये था और B2 वो है, ठीक है नहीं। अब सेम कहानी करनी है कि हमको एक पंखा लगाना है, ट्यूबलाइट लगानी है। अब हमने क्या किया कि हमने इस बल्ब से ऊपर को गए आधा मीटर, छत पे पहुंच गए, फिर 1.5 मीटर ऐसे करके आए, 1.5 क्यों, क्योंकि ये 3 मीटर है इसलिए 1.5 मीटर चलना पड़ेगा। तो आधा मीटर ऐसे गए छत तक, फिर 1.5 मीटर आए, बीच में पंखा लगा दिया, काम खत्म। उसके बाद ट्यूबलाइट लगानी है, ट्यूबलाइट पे आप बिल्कुल फ्री हैं, पंखा तो ये लग गया, ट्यूबलाइट पे आप बिल्कुल फ्री हैं। आप ट्यूबलाइट को चाहो तो यहाँ लगाओ, चाहो तो यहाँ लगाओ, इधर नहीं लगाना क्योंकि इधर विंडो है ऑलरेडी, ठीक है। बस, तो बल्ब के बाद पंखा लग गया 2 मीटर पे, 2 आधा मीटर ऐसे और 1.5 मीटर ऐसे, हो गया पूरा 2 मीटर। अब पंखे के बाद हम अगली वाली दीवार पे पहुंचेंगे, पंखे से यहाँ से 1.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये वाला 1.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला, और हम अगली वाली दीवार पे पहुंच गए, और ट्यूबलाइट लगानी है। तो ट्यूबलाइट वहाँ तो लगानी नहीं छत में, लगानी तो दीवार पे है HR पे, और HR कितना है, HR है सीलिंग से 0.5 नीचे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से 1.5 मीटर तो चला ये वाला, और फिर 0.5 नीचे को और आए, और फिर ये ट्यूबलाइट लगाई। फिर से सुन लो, पहले हम चले ये वाला 1.5 मीटर, फिर हम नीचे को आए 0.5, और फिर ये ट्यूबलाइट हमने लगाई। तो कुल मिला के कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से पंखे के और ट्यूबलाइट के बीच में, 2 मीटर। कितना हो गया, 2 मीटर। कैसे कैसे हुआ, 1.5 ऐसे और आधा ऐसे, ठीक है। ओके गाइस, ड्राइंग रूम में और रूम नंबर 2 में वायरिंग हो चुकी है, अगर आप देखें तो ढंग से, बिना किसी दिक्कत के, लाइट फैन की रूम नंबर 2 में और ड्राइंग रूम में लाइट फैन की पूरी वायरिंग हो चुकी है, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्विच बोर्ड से इस वाले स्विच बोर्ड में पहुंच जाएंगे, यानी कि स्विच बोर्ड नंबर 2 से स्विच बोर्ड नंबर 3 में पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए आधा मीटर तो ये ट्रैवल करना पड़ा, ये वाला,
और 1 मीटर ये पूरा हो गया 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब 1 मीटर का दरवाज़ा और आधा मीटर पर स्विच बोर्ड लगेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ गया इनको? 3 मीटर। हाउ 3 मीटर? हाउ देखिए, आधा इधर स्विच बोर्ड 2 से लेकर के इस दीवार तक 1.5 मीटर हो गया, इस दीवार से लेके स्विच बोर्ड 3 तक 1.5 मीटर हो गया 3 मीटर, और दीवार 0.25 की। तो टोटल डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना पड़ा वो है मेरे बच्चे 3.25 मीटर। ये 25 जो है वो दीवार पार करने के लिए, क्योंकि दीवार में नली भी लगती है और तार भी लगता है तो काउंट करना पड़ेगा ना, इसीलिए। अब स्विच बोर्ड 3 हमने लगा दिया फाइनली। जो वायरिंग रूम नंबर 2 की थी एज इट इज एग्जैक्ट वायरिंग रूम नंबर 1 में करनी है। करना कुछ नहीं था, ये 4 मीटर की दीवार है इसलिए बल्ब लगेगा 2 मीटर पे। 1.5 मीटर यहाँ तक आ चुके हैं, आधा मीटर और जाके हमने HR पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, आधा मीटर और जाके हमने HR पे बल्ब लगा दिया। अब बल्ब के बाद पंखा लगना है बिल्कुल बीच में। ये 3 मीटर का डिस्टेंस है और इसलिए हम 1.5 मीटर पे पंखा लगाएंगे। लगाएंगे कैसे वो सुन लो। बल्ब लगाया, बल्ब के बाद हम आधा मीटर छत में गए, आधा मीटर छत पे गए, फिर आधा मीटर हो गया, फिर छत पे लगाने के बाद 1.5 मीटर ऐसे करके आए। तो कितना हो गया पूरा? आधा मीटर ये और 1.5 मीटर ये, हो गया 2 मीटर। और 2 मीटर पे जाके हमने लगा दिया पंखा। अब इस पंखे के बाद ट्यूबलाइट लगानी है। गैस ट्यूबलाइट पे यहाँ आप बिल्कुल फ्री हैं, आप यहाँ लगाओ, आप यहाँ लगाओ, या आप यहाँ लगाओ, बिंदास आपका जहाँ मन करे वहाँ पे लगा देना। और ये मेरी गारंटी कि कंड्यूट में और वायर में 0.01% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ट्यूबलाइट कहीं भी लगा दो, क्योंकि चारों तरफ की डिस्टेंस बराबर ही जाएंगी। बस आप इस तरफ मत लगाना, क्योंकि इस तरफ तो ऑलरेडी दरवाजा है, बल्ब लग गया है। तो मेरी कोशिश है कि आप यहीं पे लगाओ, ठीक है नहीं? तो पंखा लगा, पंखे के बाद ट्यूबलाइट लगाने के लिए हम ऐसे आए 1.5 मीटर और आधा मीटर नीचे को आए। 1.5 मीटर तो ये आए हम यहाँ तक ऐसे करके ट्यूबलाइट लगाने के लिए, और फिर आधा मीटर नीचे को आके हमने ट्यूबलाइट लगाई और ये लग गई हमारे पास ट्यूबलाइट T3, T1, T2 और ये लग गई T3। ऐसा मैंने इसलिए किया है गाइस ताकि रूम 1 और रूम 2 का जो वायरिंग प्लान है वो देखने में एक सा लग सके और आसान लग सके। इससे क्या होगा कि आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में भी आसानी होगी और आपको वीडियो में पूरा मजा भी आएगा देखने में। ओके गाइस, वीडियो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना हम इसको सोच सोच के बना देते हैं। तो आप इसको ज़्यादा ये मत सोचो कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है यार। अच्छा देखिए, मैं इतने मजे से क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, मेरे को कहाँ से आ गई ये सब चीज़? कहीं से ना कहीं से तो कभी ना कभी तो मैंने भी सीखे होंगे ना। गॉड गिफ्टेड तो है नहीं कुछ भी कि बस भगवान जी ने ऊपर से डाल के भेज दिया था सब कुछ आ गया तेरे अंदर। कहीं से ना कहीं से सीखे हैं कभी ना कभी। क्या पता मेरे जैसे किसी और ने मुझको सिखाया हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप किसी और को सिखाएंगे। तो मेरे बच्चे अलग कुछ नहीं है यार, ऊपर तो कोई सीख कर नहीं आता, आप सब कुछ यहीं सीखेंगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल। अच्छा अभी आपको अगर वायरिंग नहीं आ रही है तो डरो मत यार, वायरिंग आएगी, मेरे होते वो वायरिंग आएगी, ये मेरी गारंटी है यार। एग्जाम से पहले पहले आपको वायरिंग करा दूंगा मैं। जुलाई में एग्जाम होने आपके, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम होंगे। जुलाई तो बहुत बड़ी बात, जून से पहले पहले आप इंटरनल वायरिंग पूरी कर लेंगे गारंटी के साथ, ठीक है नहीं? बस आप हर वीडियो देखो। बस एक ही बात मैं कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपको वायरिंग पूरी आए तो बस आपको एक ही काम करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। पूरा मतलब पूरा। देखिए बहुत सी ऐसी बातें होती हैं छोटी छोटी जो मैं वीडियो के बीच में तुरंत बताने लगता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं स्विच बोर्ड लगा रहा हूँ, तो क्या पता उससे रिलेटेड क्या बात आपको बता दूँ। तो आप वीडियो को एक भी सेकंड का स्किप ना करो, तो मेरी गारंटी है आपको वीडियो आ जाएगी। और अगर वीडियो को आप स्किप करके देखते हो और फिर भी आप ये उम्मीद करते हो कि आपको आ जाए, तो बेटा ऐसा ना हो पाता है, आप बहम में रह जाओगे, ठीक है ना? जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, और मेरे कहने से जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं हुआ ना तो आप मुझसे कह देना जाओ यार। मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखो, तो आप वीडियो को पूरा देखो। बस एक वीडियो में नहीं आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 10 में आएगा, आएगा जरूर। और एक बार आ गया यहाँ से फिर कभी नहीं निकलता, ये मेरी गारंटी। मेरे एक बार घुस गया है फिर कभी नहीं निकलेगा, अब जिंदगी भर नहीं निकलेगा। और गाइज आपको अगर ये क्वेश्चन करने आ गए
तो आप फ्री में बैठे बैठे, घर बैठे बैठे वायरिंग मैकेनिक बन गए, जो कि आप किसी की भी वायरिंग करके छोटा मोटा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब SV3 लग गया और पूरी वायरिंग हो गई। अब SV3 के बाद हम दीवार पार करेंगे 0.25 की और SV4 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सीधा बिल्कुल डायरेक्ट उसी जगह पे लगाया गया है ना। अब हमने दीवार पार की और SV4 लगा दिया। SV4 पे भी सॉकेट लगाया, सॉकेट लगा दिया 5 एम्पियर का। बल्ब लगा दिया इसके ऊपर जाकर, क्योंकि बीच में बिल्कुल यही बैठ रहा है, 5 मीटर का था, पूरे 2.5 बैठा है, बल्ब लगा दिया। अब पंखा लगाना है बिल्कुल बीच में, 3 मीटर का डिस्टेंस है ऐसे, तो 1.5 मीटर पर पंखा लगाना है। हम क्या करेंगे, बल्ब लगाने के बाद आधा मीटर ऊपर चलेंगे, ये लगाया बल्ब, इसके बाद आधा मीटर ऊपर गए, फिर 1.5 मीटर ऐसे आए और फिर यहाँ पे हमने पंखा लगाया। पहले हमने ये लगाया बल्ब, यहाँ से आधा मीटर ऊपर गए, फिर 1.5 मीटर ऐसे आए, फिर यहाँ पे हमने लगाया पंखा और बरामदे की वायरिंग हो गई खत्म। दूरी कितनी होगी पंखे तक के बल्ब से, आधा और 1.5, कितनी दूरी होगी पूरी हमारे पास, 2 मीटर। ओके गाइस, चलिए फिर वायरिंग प्लान में लाइट फैन की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरह से लाइट फैन की। अब पावर सॉकेट की वायरिंग, अब मैं फिर से आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। हम यहाँ से यहाँ पे गए थे स्विच बोर्ड 1 में, फिर ये लगाए थे, फिर स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 में गए थे, ये सब लगाया था, फिर स्विच बोर्ड जो वायर जा रहे थे ऐसे करके होते हुए वो स्विच बोर्ड 3 में गए थे, ये लगाया था, फिर वही वायर स्विच बोर्ड 4 में गए थे और ये लगाया था। 2 सर्किट के 4 वायर निकले थे, 2 तो इसमें गए और फिर वही वाले 2 इसमें गए, 2 फिर सीधा इसमें गए और वही वाले 2 इसमें गए, हो गए 4। ये तो थी लाइट फैन की पूरी वायरिंग। पावर सॉकेट की वायरिंग, हमने अपने एजप्शन में ही मान लिया है कि हमारा जो पावर सॉकेट है वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, मतलब अलग कंड्यूट से ही लगेगा, और आपको ऐसे करना है, अलग कंड्यूट से ही लगाना है। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से डीबी से हम, देखिए सॉकेट तो वैसे भी नीचे लगने वाला है, तो हम ऊपर क्यों जाएं, डीबी लगाया हमारा फर्श से 1.5 मीटर ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उस 1.5 मीटर से 1 मीटर नीचे को आ जाएंगे और फिर हम कहाँ आ गए, हम आ गए फर्श से 0.5 मीटर ऊपर। देखिए डीबी लगा था पूरा यहाँ से लेके 1.5 मीटर पे, हम 1.5 मीटर से 1 मीटर नीचे को उतर जाए। अब हम कहाँ आ चुके हैं, अब आ चुके हैं हम फर्श से आधा मीटर ऊपर, और वहीं तो हमको लगाना है, तो वहीं पे हम भागेंगे जहाँ को भागना है बस। तो हम इस डीबी से नीचे को उतरे 1 मीटर, नीचे को, ऊपर को नीचे को उतरे 1 मीटर, और फिर दीवार के सहारे सहारे चलना शुरू किया। पहली बात, आपको हमेशा 15 एम्पीयर के सॉकेट दीवार के कोने में लगाने हैं, 0.5 मीटर की जगह छोड़ के। अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ ना ये दरवाज़ा इस तरफ से दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हम इसको यहाँ लगाने वाले हैं। ये आपके खुद की बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी बाहर तो उतना ही खर्च होना था। तो अब हमने क्या किया कि हमने जो है यहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया, फिर ऐसे करके गए हम कितना, देखो ये 3 मीटर था पूरे, तो ये गए पूरे हम 3 मीटर, 3 मीटर गए, 3 मीटर के बाद फिर 3 मीटर ऐसे जाते हैं, लेकिन 0.5 मीटर पीछे आ गए, तो ऐसे गए हम 2.5 मीटर, तो 3 मीटर ऐसे गए और 2.5 मीटर ऐसे गए, कितना डिस्टेंस हो गया पूरा 5.5, और दीवार से 0.5 छोड़ के, ये वाली जगह 0.5 छोड़ के, और ये पावर सॉकेट हमने लगा दिया। कहाँ लगाया है, फर्श से 0.5 मीटर ऊपर और दीवार से 0.5 मीटर छोड़ के कोने में। ठीक है गाइस, आई होप कि पावर सॉकेट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीबी से हम 1 मीटर नीचे गए, 1 मीटर क्यों गए, क्योंकि डीबी लगा था हमारा 1.5 पे, हम वहाँ से 1 मीटर नीचे को आ गए और हम फर्श से 0.5 मीटर ऊपर आ गए, और इसी ऊंचाई पर हमको अपना पावर सॉकेट लगाना है। तो यहाँ से हम चलना शुरू किए, अब ये वाला डिस्टेंस चलना शुरू किए, 3 मीटर तो पूरा ये चले और 2.5 मीटर ये चले। 2.5 क्यों, क्योंकि 0.5 छोड़ना पड़ेगा हमें, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया पूरा 3 और 2.5 कितना हो गया 5.5। हम जो डिस्टेंस चले वो 5.5 मीटर चले, और यहाँ पे हमने पावर सॉकेट लगा दिया। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वाला पावर सॉकेट लगाना समझ में आया होगा। दूसरा वाला पावर सॉकेट देखते हैं गाइज। दूसरे वाले पावर सॉकेट को हम, दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ तो लगाएंगे नहीं, तो या तो यहाँ लगाएंगे या फिर यहाँ लगाएंगे।
तो वहाँ लगाने से बेटर कि यहीं पे लगा दो पास में, वायर कम पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, वो बेडरूम है तो हो सकता है कि इधर बेड वेड डले तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसलिए यहीं पे लगा दो। तो हमने 0.5 तो ये चले और 0.5 और छोड़ी दीवार अगले वाले के लिए, पूरा 1 मीटर चले और हमने पावर सॉकेट नंबर 2 भी लगा दिया उसी ऊंचाई पर, फर्श से 0.5 मीटर ऊपर। अब आप कभी भी ये मत सोचना कि इस विंडो को कैसे क्रॉस कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे विंडो कम से कम फर्श से 1 मीटर ऊपर तो होती है ना। तो इसलिए वो 1 मीटर ऊपर होती है, इसलिए हम नीचे से वायर को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं अगर विंडो ना होती, दरवाज़ा होता, तो हम कभी भी नीचे से नहीं ले जा सकते थे। अगर हमको पावर सॉकेट के लिए दरवाज़ा पार करना पड़ता तो हम हमेशा दरवाजे के ऊपर से ही जाते, कभी भी दरवाजे के नीचे से हम नहीं जा सकते थे। ओके गाइस, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ यार, और मैं पक्का बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको वायरिंग प्लान ये बड़े मज़े से समझ में आया होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को यार बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना, और शेयर करो हर एक ज़रूरतमंद से जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है। मैं चाहता हूँ कि हर कॉलेज के हर एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के पास वीडियो हो, ताकि हर कोई फ़ायदा ले सके। अब देखिए, इससे आगे का वीडियो देखने के लिए आपको या तो कल सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। कल सुबह को मैं वीडियो को डाल दूंगा, उसके बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जैसे आप अगर 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इससे आगे का वीडियो देख सकते हो। ठीक है गाइस। उसके बाद कोई भी पीडीएफ आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर लिखा है, polytechnicstudy2019@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है गाइस। गाइस बस एक आखिरी बात, कि आपको अगर चाहते हो कि इंटरनल वायरिंग आ जाए, और जो कि मुझे पता है कि हर कोई चाहता है, तो मेरा भरोसा करो, गारंटी है मेरी, आपको इंटरनल वायरिंग पूरी आ जाएगी। बदले में बस एक ही काम आपको करना है कि आपको वो ये वीडियो, जो भी वीडियो इंटरनल वायरिंग के होते हैं या किसी भी चीज़ के होते हैं यार, बिना एक भी सेकंड स्किप किए देखने हैं। अगर आप इतने होशियार समझते हो अपने आप को कि आपको इंटरनल वायरिंग आती है, तो मुझे पता है कितनी ज़्यादा आती है। अभी तक जितने भी लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, किसी एक का क्वेश्चन भी पूरी तरीके से सही नहीं था। ठीक है ना। तो इसीलिए वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बगैर देखा करो। और इंटरनल वायरिंग ना आए ना तो मेरे से कह देना यार आके, इंटरनल वायरिंग आपको आ जाएगी करनी, इतनी आसान कर दूंगा यार कि आप दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे और वायरिंग करना सीख जाएंगे खुद ही घर बैठे बैठे। ठीक है गाइस। चलिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। कल सुबह इसका वीडियो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखो कभी आ गया हो। तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।